हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स, कल ही NACC का पार्ट 1 जो है वो कंडक्ट किया गया था। 11:30 to 1:30 तक का टाइम था। 2 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस करने थे। पहले पार्ट में 48 क्वेश्चंस थे जो कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे, और लास्ट के पार्ट में 12 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे पास मल्टीपल करेक्ट थे। ओके, तो आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो पार्ट 1 पहले क्या था, अभी बीच में पैटर्न चेंज हुआ था। IOQC पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक दिन ही होता था, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, दोबारा सेम पैटर्न चेंज हुआ है कि पहले पार्ट 1 होगा, फिर उसमें सिलेक्शन होगा, फिर पार्ट 2 कंडक्ट कराया जाएगा, और पार्ट 2 जो है वो सब्जेक्टिव होता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कल पूछा गया था। तो देखो, में अपने पास 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू दी हैं। कोई टाइट्रेशन कराया है 4 अलग स्टूडेंट्स ने सेम सॉल्यूशन के साथ, और एक्सपेक्टेड टाइटर वैल्यू जो थी वो ये थी। ओके, ट्रू वैल्यू जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो ट्रू वैल्यू जो है ये थी। और जब डाटा लिया 4 एक्सपेरिमेंट्स का, तो आपको ये बताना है कि किस में एक्यूरेसी सही है और प्रिसीजन पुअर है। तो देखो, इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होने का मतलब है कि ट्रू वैल्यू के नजदीक आए वैल्यूज। ओके, एवरेज वैल्यू। और अगर मैं बात करूं पुअर प्रिसीजन, तो जो 4 एक्सपेरिमेंट हमने कराए हैं उन एक्सपेरिमेंट्स की जो वैल्यू है वो थोड़ा ज्यादा डिफर करे, मतलब वो सिमिलर सी ना आए, डिफरेंट आए। तो देखो, पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो पहला ऑप्शन जो है वो इसका एवरेज लेंगे तो वो 20 के आसपास ही आएगा, तो अच्छी एक्यूरेसी है, मान सकते हैं। फिर मैम प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो प्रिसीजन भी सही तो है, 0.1 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, तो सही है, प्रिसीजन भी अच्छा प्रिसीजन है ये, तो इसीलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही बी की बात करूं तो बी में तो एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, 18 के अराउंड आएगा इसका एवरेज, जो कि 20 से दूर है, तो ये तो एक्यूरेट ही नहीं है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी में भी अगर एवरेज निकालेंगे तो वो बहुत सही नहीं आएगा, 20 के आसपास नहीं आएगा, तो इसी कारण सी भी सही नहीं है। डी की बात करें तो डी जो है वो एक्यूरेट है, 20 के आसपास एवरेज आएगा, और प्रिसीजन भी पुअर है। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं गैसेस से तो लाइन स्पेक्ट्रम मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। हर एलिमेंट जो गैसियस स्टेट में होगा उसका अपना लाइन स्पेक्ट्रम होता है, बिल्कुल होता है। आपको पता है लाइन जो स्पेक्ट्रा होता है किसी भी एटम का, वो एज अ फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, तो ये भी सही है अपने पास। सी की बात करूं, द नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम इज सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ये गलत है। ऐसा कब से होने लगा कि इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा उतनी ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, ऐसा तो नहीं होता ना, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। डी की बात करें, एटम जो है वो एमिट कर सकता है फोटोन वेवलेंथ लोअर देन विजिबल लाइट, सही है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे कम की वेवलेंथ के भी तो फोटोन्स एमिट हो सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं हो सकते, किसी भी एनर्जी के हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज, तो डी भी सही है। तो देखो, जो लोग ये पूछते हैं ना कि मैम कैसे हम NACC के लिए पढ़ें या फिर हम लोग कैसे IOQC की ओलंपियाड्स की तैयारी करें, तो अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन देखे हो तो बिल्कुल बेसिक जो आप पढ़ते हो, एक तो मोल कंसेप्ट में बेसिक आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ते हो, NCERT में है आपके, और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अपना जो JEE की तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से करते रहो, अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स टू एडवांस, तो आपका आराम से NACC पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, तो ये पूछा था कि एक 2 लीटर का कंटेनर है, 2 लीटर का कंटेनर है जिसमें 3 मोल ऑक्सीजन गैस है, 2 मोल N2 गैस है ना, रूम टेम्परेचर पे, T रूम टेम्परेचर है। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे और आप नया क्या करो, मोल ऑफ O2 को 4 कर दो और ये मोल एज इट इज रहे, तो फाइनल टेम्परेचर बताओ क्या होगा। तो देखो, अगर वॉल्यूम भी सेम ही रहा होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया होगा, प्रेशर भी सेम है, तो आपको पता है PV = nRT होता है, बिल्कुल पता है मैम हमें। तो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूं, प्रेशर कांस्टेंट रखूं, R कांस्टेंट होता ही है मैम, तो N1T1 = N2T2,
ये तो हमें पता है, हमें गैसियस स्टेट में बेसिक क्वेश्चंस करे हुए हैं, ये तो आईटीसी में करा देते हैं हमें क्वेश्चंस। तो N1 कितना है, 5 है, T टेम्परेचर है, N2 6 है, T2 टेम्परेचर है, तो T2 इज इक्वल टू 5/6 T हो गया मैम। तो आंसर इज बी। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया है इक्विलिब्रियम का। गैसियस स्टेट आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, मोल कंसेप्ट आ गया, अब इक्विलिब्रियम भी आ गया। क्या बोला है कि मेरे पास फिनाइल एसिटिलीन है, ऐसा है, और उसका ट्राइमराइजेशन करा रहे हैं और ट्राइफिनाइल बेंजीन बना रहे हैं, ऐसा कुछ बन रहा होगा। मान लो मेरे पास ऐसा बन गया ना, तो ऐसा कुछ हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम है। इसके लिए केसी दिया है अपने को 3। ओके, अब बोला है अगर इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ट्राइफिनाइल बेंजीन की, मतलब इस महाराज की 0.9 है, किस पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है मैम। तो आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो इसकी A थी, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय A का क्यूब विच इज इक्वल टू 3। तो A का क्यूब किसके बराबर आया, 0.3 के। जब आप इसका क्यूब रूट लोगे, वहां पे कैलकुलेटर अवेलेबल होता है आपके लिए, तो आप घबरा मत जाना कि मैम कैलकुलेटर नहीं है, इतनी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, आंसर क्या आ जाएगा, डी। ओके, अच्छा यूनिट्स इसने दी थी मोल पर डेसीमीटर, तो ऐसी कैसी यूनिट्स रहेंगी। देखो क्या दिया है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज दी है फॉर्मेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस ट्राइडाई 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ओके, मोल रेशियो बताओ ट्रांस और सिस आइसोमर का एट इक्विलिब्रियम। मान लो सिस से ट्रांस बन रहा है, ऐसा इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है अपने पास, ठीक है, सिस से ट्रांस का। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी आर नॉट निकालूं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट का कितना है, मतलब ट्रांस का कितना है, 33.235 है मैम, किलो जूल यूनिट्स है मैम, बिल्कुल है, ठीक है, ये किलो जूल में आ गया अपने पास, है ना। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 10 की पावर 3 करेंगे, जूल आ गया। फिर ये डेल्टा जी आर नोट जो है वो माइनस आर टी एल एन की होता है, तो एल एन के इक्विलिब्रियम ही तो पूछा है ना, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ट्रांस बाय में सिस का मोलर रेशियो कॉन्सेंट्रेशन, यही तो है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 8.314, टेम्परेचर 298, 2.303 लॉग के। ये भी अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 298, 2.303। जरा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, है ना, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएंगी अपनी। तो 1000 डिवाइड बाय 298 डिवाइड बाय 2.303, ओके, 10 टू रेज़ टू पावर 28 पॉइंट, के की वैल्यू आएगी 28 पॉइंट समथिंग, है ना, 28.616 कुछ 6 करके कुछ आ रही है ना। तो देखो अब ये के जो है इतना आ रहा है, तो इसने ट्रांस बाय सिस का मोलर रेशियो पूछा था, तो के इसके बराबर है, तो 28:1 हो जाएगा। अगर ट्रांस 28 है तो सिस कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर हम बोलूँ सिस जो है वो 1 मोलर रेशियो 1 मोल में है, तो ट्रांस इसका 28 टाइम्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम से आयनिक इक्विलिब्रियम आ गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि चैप्टर वाइज चल रहा है, नहीं। आयनिक इक्विलिब्रियम पे आए, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंजप्शन ऑफ दिस NaOH दी दिस। देखो आपको वीक एसिड दिया है, बेस दिया है, बेसिक जो क्वेश्चन करते हो आप अपने नोट्स में, क्लास में बेसिक क्वेश्चन आपको जेई में कराया जाता है, जो एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। अब इसके मिलीमोल्स निकाल लो, वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी दी है, मिलीमोल्स 4 आ जाएंगे। इसका वॉल्यूम XML है,
0.5 मोलैरिटी है, 0.5x इसके मिलीमोल्स, 4 इसके मिलीमोल्स, टाइम 0 पे थे, टाइम t पे। अब मुझे क्या पता कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? आप बोल सकते हैं मैम मुझे क्या पता कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? बेटा कंप्लीट कंबशन दिया है NaOH का कंजप्शन, सॉरी, तो मतलब ये खत्म हो गया, तो ये अपने पास एक्सेस रिएजेंट है और ये इतना ही बना होगा। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट, वीक एसिड क्या बनाएगा? बफर बनाएगा मैम। क्या बनाएगा? बफर बनाएगा। और बफर का मुझे pH निकालना आता है, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अच्छा pK ना वैसे तो याद ही रखा करो यार, CH3COH का 4.75 होता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। pH 4.57 दिया है, ये 4.75 है, प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ओके, तो इसका सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, इसलिए कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। एसिड बाय सॉल्ट जो है आ जाएगा 1.51। एसिड कितना है? 0.5x माइनस 4, ये कितना है 4, 1.51, 20.1 मतलब 19.8 के अराउंड आ जाएगा एग्जैक्ट ना, ठीक है, 19.8 के अराउंड आ जाएगा, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस। देखो H2SO4 जो है ना वो डाइबेसिक एसिड है, तो ये टूट सकता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, और HSO4 माइनस जो है अपने पास वो टूट जाएगा H प्लस में और SO4 2 माइनस में। अगर मैं इसका K1 लेके चलूँ, इसका K2 लेके चलूँ, तो मैम K1 जो है वो ज़्यादा होता है K2 से, इतना तो पता ही है हमें बेसिक्स। अब देखो H2SO4 का एक्वा सोल्यूशन है, तो ऑफकोर्स सी बात है वाटर कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा हो गई, वो सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वैसे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बोला है तो वाटर को ही लेके चलेंगे, आयंस बोला होता तो वाटर को नहीं कंसीडर करते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब वाटर के बाद इसमें H3O प्लस है, इसमें भी यही है, और OH माइनस लास्ट पे है, तो फर्क कहाँ आ रहा है? इसमें। तो अब इसमें अगर फर्क देखो तो HSO4 माइनस और SO4 माइनस में से कौन से की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? तो साफ पता चल रहा है मैम कि अगर ये टूट कर ये बना रहा है ना, मतलब इससे ये बन रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे कंपैरेटिवली कम ही होगी, ठीक है, तो HSO4 माइनस जो है वो ज्यादा होगा SO4 माइनस से, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा हमारे पास आयनिक का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का। POH बताना है सोल्यूशन अगर हम स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड और स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस। देखो HA है, BOH से रिएक्ट करता है, AB बनता है और वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ना। ये अपने पास वीक एसिड है, ये वीक बेस है, रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, और मोनो एसिडिक मोनो बेसिक मतलब एक H प्लस और एक OH माइनस देगा। तो अगर मैं इसके मिलीमोल्स और इसके मिलीमोल्स निकाल लूं तो देखो कॉन्सेंट्रेशन यहां से H प्लस से कितनी आएगी 10 की पावर -3, तो दिस इंटू दिस कितना बनेगा 30 इंटू 10 की पावर -3 मिलीमोल्स ऑफ HA। एक H प्लस दे रहा है, तो जो H प्लस के मिलीमोल्स होंगे वही HA के होंगे। सेम बेस के साथ करेंगे तो बेस में pH दिया है, लेकिन मुझे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो ऑफ कोर्स ही बात है OH माइनस के लिए POH निकालना पड़ेगा विच इज 2, क्योंकि मुझे पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, सो POH इज इक्वल टू 14 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 2। ओके क्लियर, तो POH इज इक्वल टू 2, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -2, तो मिलीमोल्स कितने जाएंगे 10 की पावर -2 इंटू 70, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर -2, ये 70 इंटू 10 की पावर -2। तो अब खुद देखो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन कम है। ऑफ कोर्स ये बात है एसिड कम है, इतना कम है, तो एसिड जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और बेस कितना होगा, एक से एक रिएक्ट कर रहे हैं तो इतने से इतना रिएक्ट करके 67 इंटू 10 की पावर -2 बचेगा। ओके, तो ये मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस बचे।
OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, 30 + 70 100 ml, 67 × 10⁻⁻⁴, POH क्या आ जाएगा, 4 - log 67। सॉल्व कर देंगे इससे pH आ जाएगा, क्योंकि pH पूछा है ना हमसे, तो क्या पूछा है हमसे, pH पूछा है, तो pH क्या होता है, 14 - POH होता है। एक मिनट, क्या पूछा है, POH ही पूछा है, सॉरी POH ही पूछा है, POH ही पूछा है मैम हमसे, तो आंसर इज 2.17 बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स पे आ जाओ। थर्मोडायनामिक्स पे ले आया आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव, बिल्कुल बेसिक, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करती है अमाउंट पे, और जो एक्सटेंसिव है वो डिपेंड करती हैं। तो इनमें से बताओ कौन इंटेंसिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव है ना, डेंसिटी इंटेंसिव है क्योंकि एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव, प्रेशर है, वॉल्यूम नहीं है, हीट कैपेसिटी नहीं है, सरफेस टेंशन है। तो देखो कौन कौन से सिंबल है, रिफ्रैक्टिव, डेंसिटी, प्रेशर, ये नहीं, ये नहीं, ये, तो एन रो पी गामा, आंसर इज डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री पे आ जाओ। थर्मोकेमिस्ट्री पे हीट ऑफ फॉर्मेशन की स्टेटमेंट बतानी चाहिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है कि एक मोल प्रोडक्ट बने मैम हमारे पास और अपने रिएक्टेंट से बने उनकी एलिमेंटल स्टेट पे, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है उससे बने। तो अगर मैं NO2 का फॉर्मेशन देखूं यहां पर, क्योंकि इसमें बोला है ना कि मुझे क्या करना है, मुझे हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर चाहिए, मतलब जो ये रिएक्शन है इसका डेल्टा HR जो है वो डेल्टा HF0 के इक्वल होना चाहिए। एक मोल बन रहा है प्रोडक्ट, बिल्कुल बन रहा है, क्या अपनी एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, N2 और O2 एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन इज सेम। फिर सेकंड रिएक्शन पे आ जाओ, Xg(F4) का फॉर्मेशन Xg + F2 से एलिमेंटल स्टेट में है, बिल्कुल सही है, हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम होगा। लेकिन यहां पर लोचा है, ये O3 एलिमेंटल स्टेट नहीं होती, O2 होती है, तो ये नहीं होगा। कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, ये भी नहीं होगा, आंसर इज पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोबारा थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको दिया है कि एक CH6N2 करके लिक्विड है, ये है ना, इसके 2 मोल दिए हैं, O2 से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कंबशन दिखा रखा है, O2 से रिएक्ट कर रहा है, N2 बना रहा है, CO2 बना रहा है, पानी बना रहा है, पानी लिक्विड पानी गैस में जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी दिया है, हीट ऑफ कंबशन निकालना है इसके लिए 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब हीट ऑफ कंबशन होगा, O2 से रिएक्ट करेगा, CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, N2 बनाएगा, तो यहां पर CO2 तो गैस में होगी बट वाटर लिक्विड में होगा। क्यों होगा मैम? अरे भाई रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस तो वाटर लिक्विड में ही होता है ना, बैलेंस करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, होगा ऐसा। इस रिएक्शन के लिए चाहिए मुझे, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H चाहिए, जिसे हीट ऑफ कंबशन बोला है। अब इन दोनों रिएक्शन से ये कैसे निकालेंगे, तो देखो बैलेंस कर लो ना, पहले बैलेंस करोगे, यहाँ 3 मोल आ जाएगा और चीजें सही रहेंगी, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो अब मुझे इन दोनों रिएक्शन से ये बनानी है थर्ड रिएक्शन, मान लो ये थर्ड रिएक्शन है अपने पास, ठीक है। तो अब मुझे फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन दी है, तो पहले तो फर्स्ट का 1/2 करना पड़ेगा, ओके, और थर्ड को सेकंड वाली रिएक्शन को, ये तो फर्स्ट हो गई ना, सेकंड वाली रिएक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाली को इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मोल चाहिए वाटर के, बिल्कुल चाहिए मैम, और रिवर्स भी करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, फिर थर्ड रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और फर्स्ट में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब हाफ ऑफ 2606 माइनस ऑफ 3 × 44, तो ये कितना हो गया 1303, तो -1303
-132, आंसर इज बी। सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन, बस आपको ये चेक करना था कि हीट ऑफ कंबशन 1 मोल के लिए होता है, 1 मोल कंपाउंड जो है जब जलता है तो उसके लिए होता है, और वो निकाल दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड सॉल्यूशन पे आ गए। लिक्विड सॉल्यूशन पे आ गए, बोला है 4 टाइप के सॉल्ट है मेरे पास, सॉल्यूट्स। इन सॉल्यूट्स को जब डिसॉल्व करा 1 किलोग्राम पानी में तो किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम होता है। मोलैलिटी क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर मैं इसको भी चेंज करूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ठीक है। अब देखो ये चीज और ये चीज, यही चीज तो डिफरेंट है ना, और सब कुछ सेम है, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है तो के भी सेम होगा। सॉल्यूट का मास 100 ग्राम दिया ही है, 1 किलोग्राम पानी का दिया है, तो सब कुछ सेम है। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रांग है, सबका अल्फा 1 है, हमें पता है आई इज इक्वल टू 1 + n - अल्फा होता है, और जब अल्फा 1 होता है तो n की वैल्यू, आई की वैल्यू n के बराबर होती है, मतलब नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड। तो इसके लिए आई की वैल्यू 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए 3, इसके लिए भी 3, आई की वैल्यू आ गई। अब मॉलिक्यूलर मास, तो NaCl के लिए देखो 2 डिवाइड बाय 58.5 MgSO4 2 डिवाइड बाय 24, 32, 120 ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम नाइट्रेट के लिए 40 और 14 39 2 = 78 12 48 13 138। इनके अब देखो सॉल्व करके वैल्यूज निकालो, तो देखो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना सॉल्व करे भी अगर हम देख लें तो 58.5 सबसे कम है इसमें। अगर हम इनको भी देखें तो इनकी वैल्यू ज्यादा हो गई ना, अगर 3 ऊपर ज्यादा है भी लेकिन नीचे वाली ज्यादा होगी तो डेल्टा टी भी कम ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा NaCl। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो सेफ साइड के लिए, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, अगर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी तो डेल्टा टीबी जो है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके लिए ज्यादा होगा, इस वजह से NaCl आंसर हो जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है तो उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आया है, आयनिक इक्विलिब्रियम से 3-4 क्वेश्चन थे। व्हेन द pH ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स तो मैक्सिमम डिक्रीज इन हाफ सेल पोटेंशियल, आपको पता है E सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल -0.059 बाय n log Q। ये Q जो है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है। देखो यहाँ तो H+ है ही नहीं तो इसे तो कंसिडर करेंगे ही नहीं, ये +5 से +5 में ही जा रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करें और उसकी बात करें तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं log H+ का स्क्वायर नीचे आ रहा है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कांस्टेंट मान लिया मैंने, और वो कंसीडर नहीं कर रही मैं, है ना, तो -0.059 बाय n H+ का 1 है ना, तो ये हो जाएगा E0 ऑफ सेल -0.059 इंटू 2 बाय n pH, माइनस लॉग H+ pH के बराबर होता है तो मैंने यहां लिख दिया pH। अब सेम चीज इसके लिए करूं तो E सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल, और सबकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मान ली, H+ का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, ये प्लस हो रहा है
ठीक है, ये अपने पास प्लस हो रहा है। मतलब अगर मैं pH चेंज कर रही हूं तो डिक्रीज जो है वो इसमें आ रहा है, उसमें नहीं आएगा। अगर मैं इस pH को बढ़ा दूं, बढ़ा रहे हैं ना, हाँ बढ़ा दूं, तो डिक्रीज जो है, ये वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा होएगी, तो डिक्रीज जो है वो इसमें आएगा, सी वाले में, ना कि डी वाले में। डी वाले में तो बढ़ ही रहा है ना ऐड करने पे, तो डी सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जिंग ऑफ सेल दिया है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चार्जिंग ऑफ सेल दिया है अपने को, तो अपने को बोला है इतना करंट पास किया इतने टाइम के लिए, तो बताओ कितना PbSO4 डिपॉजिट हुआ होगा। तो देखो PbSO4 में हमें पता है कि Pb2+ Pb जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान या प्रदान होता है ना। कितने के लिए? 2 मोल Pb2+ के लिए। देखो ना, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 मोल 0 में जा रहा है, ऐसे ये 2 जो है ये 2+ में जा रहा है ना। तो अपने पास 2 मोल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए अपने पास 2 फराडे चार्ज अगर मैं पास करूं तो 2 मोल PbSO4 जो है वो चेंज आता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब देखो कितना फराडे चार्ज पास कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाई 96/500। I जो है 10, टाइम को हम लोग सेकेंड्स में लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करो। जीरो 0.56 फराडे आ जाएगा, तो इतना ही मोल जो है PbSO4 का डिपॉजिट होगा। ठीक है, और अगर इतना ही मोल होगा तो मेरे को अगर मास निकालना है तो 0.56 इंटू इसका 206 होता है, 32 64, 6 2 8 4 12, 6 3 9 10, 170 के राउंड आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A sample of water from a water tank has a resistance of, दोबारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, कंडक्टेंस का क्वेश्चन है ये। आपको दिया है एक वाटर टैंक है, एक सिंपल वाटर टैंक है, पानी है उसमें, उसका रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट दिया है, मतलब L/A दिया है 0.2 मीटर इनवर्स, है ना। जब इसमें NaCl मिला दिया, पहले तो वाटर था, अब क्या किया, इस कंटेनर में NaCl, वाटर प्लस NaCl ले लिया, तो इसमें NaCl 58.5 ग्राम मिलाया है, और इसका रेजिस्टेंस अब कितना हो चुका है, 40 ओम हो चुका है। लैम्डा m दिया हुआ है NaCl का 10 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है कितना होगा वाटर टैंक में। तो देखो पहले तो मैं इससे कापा निकाल सकती हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, 1/100 इंटू 0.2, तो आंसर 2 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये आ गया। ये कापा किसका आया है, ये कापा आया वाटर का, सिर्फ पानी का आया है, पानी का। अब सोल्यूशन का निकाल सकते हैं, 1/r 40 है, और क्योंकि हमने सेल चेंज नहीं किया, उसी में डाला है, तो L/A जो है वो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा मैम, कॉमन सेंस है ये तो, इतना तो हमें भी पता है। इतना आएगा। सोल्यूशन का आ गया, वाटर का आ गया, निकालना किसका, NaCl का। क्यों NaCl का निकालना है पहले ये बताओ, क्योंकि मुझे लैम्डा m NaCl का दिया है, जिससे मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। तो कापा ऑफ NaCl इज इक्वल टू कापा ऑफ सोल्यूशन माइनस ऑफ कापा ऑफ वाटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अरे समझ आ गया क्या। अब देखो कापा NaCl आ गया, लैम्डा m का फॉर्मूला कापा डिवाइड बाय 1000 इंटू मोलारिटी, मोलारिटी ही होता है ना, मीटर में है इसलिए 1000 नीचे लिया है, 10 इतना मोलारिटी मोल्स
58.5 डिवाइड बाय 58.5 1 मोल हो गया, इनटू डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सेम ही तो होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर -3, 0.333 इंटू 10 की पावर 7 लीटर। तो हम बोल सकते हैं 3.33 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर। आंसर इज ए। ठीक है ना, अरे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से लाइन वाइज चल रहा है, लिक्विड सोल्यूशन पूछ लिया, इलेक्ट्रो पूछ लिया, केमिकल काइनेटिक्स आ गया। देखो केमिकल काइनेटिक्स में ये जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे है, जो आप जेई में पढ़ते हो, और उसमें हमको 4 मेथड पढ़ाए जाते हैं, हाफ लाइफ मेथड, इनिशियल रेट मेथड, ग्राफिकल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या दिया है कि अपने पास ये रिएक्शन है P प्लस क्यू गिविंग R, जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q दिया है, और T हाफ दिया है रिएक्शन का। क्लियर? ठीक है, आपको रेट लॉ बताना है, तो मुझे अगर ऑर्डर पता चल जाए तो बता दूं। मैं एक बार P नॉट को कांस्टेंट मान लूं, हमें पता है T हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मैं P नॉट को कांस्टेंट मान के Q को चेक करूं, तो T हाफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिवाइड बाय T हाफ सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q फॉर सेकेंड एक्सपेरिमेंट डिवाइड बाय 1 एक्सपेरिमेंट n की पावर -1, 30 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 10/20, n की पावर -1 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 60, 20/10 आएगा ना, 20 डिवाइड बाय 10, तो n की पावर 0 हो जाएगा, मतलब Q के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। ऐसे जब Q को कांस्टेंट मान के इसको देखेंगे तो 10 डिवाइड बाय 20, फर्स्ट ऑर्डर आएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इज इक्वल टू K इंटू P नॉट, और Q जो है वो 0 है ही, तो आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से है अपने पास। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, परवोस्काइट स्ट्रक्चर आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया भी जाता है, डायरेक्ट उससे भी अगर करते हैं ना डायरेक्ट आ जाता आंसर, लेकिन कोई नहीं, देख लेते हैं क्या क्या बोला उसने। उसने बोला है आपको स्ट्रक्चर अगर नहीं भी दिख रहा, नहीं समझ आ रहा, उसको छोड़ भी सकते हैं। तो देखो उसने बोला है, छोड़ नहीं सकते, उसने कुछ बताया नहीं ना यहाँ पे। उसने बोला है कैल्शियम जो है वो फील्ड सर्कल्स है, तो ये जो फील्ड सर्कल्स है ये कैल्शियम है, तो सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो कैल्शियम का अगर मैं नंबर ऑफ आयंस देखो कैल्शियम के कितने होंगे, तो Z की वैल्यू कैल्शियम के लिए कितनी आएगी, 8 है कॉर्नर्स, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो Z की वैल्यू 1। अब मैं बात करूं ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड होलो सर्कल पे है, मतलब फेस के सेंटर पे है, और एक फेस का सेंटर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है मैम 1/2 होता है। टोटल कितने हैं 6 हैं, तो आंसर इज 3। और ऐसे Ti4+ की बात करूं तो वो तो बेटा सिर्फ बॉडी के सेंटर पे है, तो 1 × 1 हो जाएगा, आंसर इज 1। तो CaTiO3 सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है आपको, एक रिएक्शन दी है B2H6 की। हम लोग जब बोरोन कार्बन फैमिली पढ़ते हैं तो वहां ये रिएक्शन सीक्वेंस पढ़ते हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे याद भी होगा। देखो B2H6 जो है, जब इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो अपने पास M प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, M बन रहा है, और ये M क्या बनता है, BCl3 बनता है प्लस HCl बनता है, और फिर इस BCl3 की रिएक्शन NH4Cl से कराते हैं तो अपने पास B3N3Cl3H3 बनता है, और फिर इसकी रिएक्शन लिथियम सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराते हैं तो B3N3H6 बनता है। तो ये मेरे पास M बन गया, ये मेरे पास N बन गया, और ये मेरे पास L बन गया। ठीक है, और अब अगर मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा रही हूं तो यहां पर जो है सिमेट्रिक क्लीवेज नहीं होता, अनसिमेट्रिक होता है, तो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, और फिर इसको अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ, हीट कर देती हूँ, तो B3N3H6 बनता है। तो देखो
M जो है यहाँ पे ये बना रखा है, यहाँ पे ये बना रखा है, तो A और B तो कैंसिल, C और D हो सकते हैं। अब C और D में L जो है वो ये बना रखा है, C में ये बना रखा है, तो ये भी कैंसिल, तो आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, गोल्ड ओर की मेटलर्जी है। आपको पता है गोल्ड की मेटलर्जी लीचिंग प्रोसेस से कराते हैं। गोल्ड की रिएक्शन हम NaCN से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस कराते हैं, जिससे मुझे क्या मिलता है, देखो ये गोल्ड का ओर है, Cn माइनस वाटर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है Au+1 में। अब इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक डालते हैं और वो जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है और Au जो है वो फ्री हो जाता है। तो X हमारे पास ये ओरेट का कॉम्प्लेक्स है और जिंक का कॉम्प्लेक्स है, आंसर इज बी। इसका नाम लिखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, आपको नाम लिखना है। तो आप देखो सबसे पहले तो ये अपने पास कैटायन है और ये एनायन है, तो इसको गोल्ड बोलेंगे और इसको ओरेट बोलेंगे। तो अगर किसी ने इसको ओरेट बोला है तो उसको तो पहले ही कैंसिल कर दो, एक B कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया, A और D बचा बस, ठीक है। अब देखो B में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसको डायएक्वो बोलेंगे और इसको बिस बोलेंगे, बिस इथाइलिन डायमीन। लेकिन इस केस में बिस एक्वो बोला है तो ये गलत हो गया, तो आंसर इज डी, डायएक्वो बिस इथाइलिन डायमीन गोल्ड 3, ट्राइऑक्सलेट ओरेट 3 ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों का इसमें। देखो हमने इन आयंस में डाइल्यूट HCl डाला टू द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट E मिला और फिल्ट्रेट मिला। E जो है वो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो गया और F जो है वो एल्कलाइन अल्वेरिन में पॉजिटिव रेड लेग टेस्ट दिया। पॉजिटिव रेड लेग टेस्ट जो है वो एल्यूमिनियम 3+ देता है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि C आएगा इनमें से आंसर। वैसे भी हमें पता है Pb2+ की रिएक्शन जब इससे कराएंगे PbCl2 बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, हॉट करने पे डिसॉल्व हो जाता है और एल्यूमिनियम 3+ की एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्जेरिन में पॉजिटिव रेड लेग टेस्ट देता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी इक्विवेलेंट कंसेप्ट पेरिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन हमारे पास 0 से रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, -1 में भी जा रहा है, +5 में भी जा रहा है। तो यहां से यहां जाएगा तो 1 का चेंज है, लेकिन 2 आइटम है तो इंटू 2 एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया मैम। यहां से यहां जाएगा +5 से 0.5 का चेंज है पर ब्रोमीन एटम, 2 ब्रोमीन एटम है, 10 का चेंज हो गया। और ऐसी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए जब हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं तो 2 × 10 डिवाइड बाई 2 + 10, 20 डिवाइड बाई 12, 5/3 वैलेंसी फैक्टर आ गया। नॉर्मालिटी जो है वो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है। मोलारिटी मेरे को निकालनी है कि नहीं निकालनी, मतलब क्या करना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर मास m है तो ये 5m/3 आ जाएगा, आंसर इज डी। सॉरी 3/5 आ जाएगा, तो आंसर इज सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जैसा ही कुछ है। देखो बेसिकली ना ये जो क्वेश्चन है इसने बोला है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसके लिए बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने होंगे। तो देखो ऑस्मियम है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी कुछ होगी, है ना। अब उसमें ऑक्सीजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो पहला तो अपने पास ये हो जाएगा दोनों ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पे हो, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है और ये एक्सियल होती है। तो फ्लोरीन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। एक बार ऐसा हो जाएगा कि दोनों ऑक्सीजन एक्सियल पे हो, फ्लोरीन तीनों यहाँ हो। एक बार ऐसा हो जाएगा कि एक इक्वेटोरियल पे एक एक्सियल पे हो और ऐसा हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आइसोमर्स। अब आप बोलोगे मैम ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि डबल बॉन्ड O जो है वो एक्सियल पे जाए
और फ्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पे जाए, बट उसने पॉसिबल आइसोमर पूछा है ना, उसने नहीं बोला कि स्टेबल है कि नहीं, पॉसिबल पूछा है, इसलिए हम पॉसिबल में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, ये क्वेश्चन तो हमसे बहुत बार पूछते हैं जेई में। हमें पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर बताओ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन का। देखो होगा क्या, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे बनता है, इसे T2G बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसे EG बोलते हैं, है ना। तो यहां से यहां ट्रांजिशन कराना है, डेल्टा होगा, डिफरेंस होता है। अब एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी इस डिफरेंस के बराबर ही होगी, और ये डेल्टा और डिपेंड करेगा लिगेंड्स पे कि लिगेंड की स्ट्रेंथ फील्ड कितनी है। जितनी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ फील्ड होगी उतना ही डेल्टा वो ज्यादा होगा, ऐसा होगा ना, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि किसकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, NO3 माइनस की सबसे ज्यादा है, फिर अपने पास अमोनिया की और फिर वाटर की। यही तो होता है ना, N कंटेनिंग वाले ज्यादा होते हैं फिर ऑक्सीजन वाले आते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड आ गया, मतलब डेल्टा का भी यही रहेगा रिलेशन। तो जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच में उसका रिलेशन भी यही रहेगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसका रिलेशन भी यही रहेगा, बट लैम्डा उल्टा हो जाएगा ना। तो लैम्डा का रिलेशन जो है वो ये हो जाएगा लिगेंड के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा मैम, ये आ जाएगा। अरे समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउन रिंग टेस्ट दे रखा है, ब्राउन रिंग टेस्ट दे रखा है। आपको बोला है कि एक नाइट्रेट आयन में अगर फेरस आयन को मिक्स कर दें, Fe2+, नाइट्रेट आयन है, Fe2+ है, H+ की प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में NO बनाता है, Fe3+ बन जाता है, ऐसा होता है ना। फिर ये जो NO है FeH2O5, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होगा जिसके साथ ये FeH2O5 NO बना लेगा, जिसे हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुत फेमस है, आप पढ़ते भी हो, Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है इसमें। अब जानते हैं क्या बोला है। उसने बोला है ब्राउन कलर किसकी वजह से बनेगा, फेरस आयन और नाइट्रिक ऑक्साइड की इंटरेक्शन की वजह से, नेसेंट ऑक्सीजन और फेरस आयन की वजह से, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। फेरस आयन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, NO2 तो निकला ही नहीं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन फेरस आयन एंड नाइट्रेट आयन। देखो अब इसमें ना आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना है। नाइट्रेट आयन डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट तो नहीं कर रहा ना इंट्रैक्शन, वो क्या कर रहा है, पहले NO बना रहा है, वो NO जाके कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसके कारण ब्राउन कलर आ रहा है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर की रिएक्शन है H2S + SO2, इसमें मैम -2 में है, इसमें +4 में है। सल्फर प्लस वाटर बन जाएगा, ये जीरो ऑक्सीडेशन रखेगा, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, इसे सल्फर बोलेंगे और इसे वाटर बोलेंगे। तो आंसर जो है अपने पास C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री से आगे देखो क्वेश्चन। आपको ने हार्डी-शेलूज रूल पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोआगुलेशन वैल्यू पूछी है। हमें पता है कोआगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन पावर, जिसकी पावर ज्यादा उसकी वैल्यू कम, है ना। अब इसने बोला आर्सेनियस सल्फाइड जो कि नेगेटिवली चार्ज सोल होती है। नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए कौन लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, जो कोआगुलेट कराएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा उसका। पॉजिटिव कौन कौन है, एल्यूमिनियम 3+ एंड Ba2+। और हार्डी-शेलूज रूल ये बोलता है कि जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी कोआगुलेशन वैल्यू कम होगी मैम। तो आंसर इज C। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखो कितना इजी, कितना सही क्वेश्चन पूछा है केटिनेशन से, 10th में पढ़ते थे हम, है ना। केटिनेशन हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर सी है, सेम ग्रुप के ही है ना सारे, तो अगर सेम ग्रुप के हैं तो हम साइज पे देखते हैं, साइज जितना बड़ा होता जाता है केटिनेशन उतनी कम होती जाती है, बॉन्ड एनर्जी घट जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एक फार्मर है,
वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन फॉस्फोरस की यूज करना चाहता है एज अ फर्टिलाइजर यूजिंग P4O10। अब देखो उसने बोला है फॉस्फोरस हमारे लिए काम का होता है ना फर्टिलाइजर के तौर पे, तो फॉस्फोरस का एक्सप्रेशन निकालो कि वो फॉस्फोरस को कैसे यूज करेगा। तो देखो अगर मैं P4O10 की बात करूं, अब अगर मुझे इसकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस बनानी है तो आप खुद सोचो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 31 होता है ना फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर मास, हाँ 31 124 ना, हाँ, और 10 16 164 8 284 में 124 फॉस्फोरस है ग्राम, तो एक में कितना होगा 124 डिवाइड बाय 284। इससे फॉस्फोरस का परसेंटेज आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करो। .44 आ रहा है, मतलब परसेंटेज हटा दें तो 0.44 आ रहा है। अब जितना भी P4O10 आप अलग अलग लोगे वो क्या हो जाएगा 0.44 इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है P4O10 है, तो आंसर क्या आ गया डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है कि डिफरेंट कुछ कंपाउंड दिए हैं और उसमें आपको बताना है कि ई डबल बॉन्ड किस किस में प्रेजेंट नहीं है। देखो एसिटल क्या होते हैं, एसिटल थे ना, R H O R O R, ऐसे ही तो होते हैं ना एसिटल्स। ठीक है, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स में SiO लिंकेज ऐसा कुछ होता है और ये बढ़ता चला जाता है, मतलब एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ना तो P होगा ना Q होगा। फेरोसिन जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक, आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन थोड़ी ना है, तो ये भी नहीं होगा। ग्लायोक्सल तो बड़ा सही है, ये तो बनाएगा ही, दो है इसमें तो पॉसिबल है। इथाइल एसिटेट तो आप कितनी बार बनाते हो, इसमें भी है। गेमेक्सिन, इसमें नहीं है, तो आंसर इज सिर्फ S और T। नहीं, किस पूछे कहाँ नहीं है, तो P में नहीं है, Q में नहीं है, R में नहीं है और U में नहीं है, तो आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन। S का हाइब्रिडाइजेशन बताओ CH3SH में। आपने H2S देखा होगा ना, H2S में आपको पता है कि नो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ड्रैगो कंपाउंड है, तो कंडीशन तो ये भी ड्रैगो वाली फॉलो कर रहा है। स्टेरिक नंबर 4 है, बिल्कुल है, एटलीस्ट एक लोन पेयर है एलिमेंट पे है, जो सेंट्रल एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स है, जो पड़ोस वाले हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 से के आसपास है, बिल्कुल है। बट दिक्कत ये है, अब इसने ऑप्शंस में दिया ही है तो हमें मान के चलना पड़ेगा, और क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर 4 है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि एक निकल जो है वो Cl से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है Cn माइनस से और CO से, तो NiCl4 2 माइनस बनेगा, NiCN4 2 माइनस बनेगा, NiCO4 बनेगा, है ना, और अलॉय बनेगा S में, एल्यूमिनियम के साथ निकल अलॉय बन जाएगा ना, कुछ ऐसा है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है, सबसे पहले आप चेक करो इसकी वो हाइब्रिडाइजेशन। निकल +2 में होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, पेयरिंग नहीं होगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रखेगा। ठीक है क्या, ओके। यहां पर वही D8 कॉन्फ़िगरेशन है, +2 है, बट ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा,
0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक होगा। तो अब देखो पहला दिया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें, तो PQR जो है वो टेट्राहेड्रल बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर बना रहा है ना, तो यही गलत हो गया, आंसर ए ही आ गया। लेकिन फिर भी बी और सी डी चेक कर लेते हैं हम लोग। बी है कि पी और क्यू होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलेप्टिक का मतलब लिगेंड सेम है, यहाँ सारे के सारे Cl हैं, यहाँ सारे के सारे Cn है, तो सही बात है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। और जब हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी P की सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2 × S+1, S जो है वो 1 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, तो हाफ प्लस हाफ 1, तो आंसर इज 3। और में नहीं होगा, और तो डायमैग्नेटिक है ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो बी आंसर सही है। सी लिगेंड R जो है, R क्या है, CO। CO जो है वो रिड्यूसिंग मीडियम की, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सही है ये बात। S जो है, D जो है, S के केस में निकल एल्यूमिनियम जो अलॉय बनेगा वो रिडक्शन रिएक्शन शो करता है, बिल्कुल शो करता है। हम लोग जब पढ़ते हैं ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, तो वहां पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन, आप फॉर्मूला पढ़ते ही हो। आपको बताना है कि रेसमाइजेशन कितना हुआ है, तो हम लोग अल्फा जो स्पेसिफिक आया है, अल्फा जो मिक्सचर का आया है, इंटू 100 कर देते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक इतना है और मिक्सचर का इतना है, नहीं सॉरी, अल्फा ऑफ मिक्सचर, अल्फा ऑफ प्योर इंटू 100, तो अल्फा ऑफ मिक्सचर 6.76, ये 13.52 इंटू 100, 50% आ जाएगा। तो 50% सैंपल जो है वो रेसमिक है, मतलब आंसर इज सी। ठीक है, अब अगर आपसे कुछ और भी पूछा होता तो जो 50% है वो एक्स्ट्रा कौन सा है, प्लस वाला है, जिसका प्लस होगा मतलब डी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, तो 50% जो एक्स्ट्रा है वो डी है। और जो रेसमिक बना है उसमें 25% डी है और 25% एल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 75% डी है टोटल और 25% एल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखें, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म बताना है ABCD ऑप्शन से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो हो क्या रहा है, ये जो O- है वो इस पे अटैक कर रहा है और Br निकल जा रहा है, SNGP हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो मेरे पास बनेगा वो ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ये बनेगा। अब मॉइस्ट Ag2O में क्या होगा, OH- होगा, और वो OH- यहाँ अटैक करेगा, और दोबारा अपने पास सेम वही O-, ये ओपन हो जाएगी रिंग, O ऐसा बन जाएगा। मतलब बेसिकली पहले इंट्रामोलिकुलर SN2 अटैक हो रहा है CO- के द्वारा, जो कि इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर OH- का अटैक हो रहा है SN2 पाथ फॉलो करते हुए, और ये बन रहा है, तो आंसर इज ए, यही होगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको SNGP इसी चैनल पे पढ़ाई गई है, कंपटीशन प्लस पे ही। अगर किसी ने SNGP नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आप SNGP इसी चैनल पे अगर आप सर्च करोगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर से है, ये तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा IUPAC नॉमेनक्लेचर करेक्टली नहीं लिखा गया। तो देखो पहला है, पहले पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1 2 3 ये CHO है, जब भी रिंग से डायरेक्ट CHO अटैच होगा कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, वही लिखा है। 3 पे 3 डाइमिथाइल, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, तो ये सही है अपने पास। 1 2 3 क्लोरोबेंजोइक बेंजल्डिहाइड, ये भी सही है। 1 2 3 4 5 6 5 मिथाइल हेग्स 5N2ON, तो ये अपने पास गलत है सी वाला, और डी भी सही है 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड। फिर दोबारा अपने से बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। आपको बोला है sp2 मैक्सिमम कार्बन एटम किसमें होंगे। देखो साइक्लोहेक्साडाइन, इसमें 4 ही है, बेंजल्डिहाइड
सारे ये इसमें तो साथ के साथ सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। हाँ, इसमें 2 to 5 डाइमिथाइल हेक्सा 2 4 6 ट्राइइन 1 2 फिर 1 2 3 4 1 2 मिथाइल 3 4 5 मिथाइल। तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। इसमें देखो साइक्लोपेंटेन है 1 डाइएलाइल। डाइएलाइल का मतलब होता है अपने पास ऐसा कुछ होगा 1 डाइएलाइल 2 3 पे विनाइल। विनाइल में ये होता है कंपाउंड ग्रुप। तो 2 4 5 6 नहीं ऐसा होगा 2 4 5 6 7 8 8 है तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कितने प्रोडक्ट बनेंगे 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन है, नाइट्रेशन करा रहे हैं तो नाइट्रेशन करने पे क्योंकि ये प्लस एम शो करता है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहां पर लग सकता है, इसके यहां पर आ सकता है और यहां पर आ सकता है, यहां नहीं आ सकता, ये मेटा पोजीशन हो जाएगी दोनों की। तो देखो एक बार नाइट्रो यहां पर है तो ये पॉसिबल है, यहां पर भी पॉसिबल है, इन दोनों के ऑर्थो पे भी पॉसिबल है, यही तो है ना। इसके मेटा पे आ रही है, इन दोनों के मेटा पे आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऑर्थो पे है तो ये पॉसिबल है, फोर्थ और फिफ्थ पॉसिबल नहीं है, मतलब 2 पॉसिबल नहीं है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है ये कंपाउंड दिया है आपको फिनाइल, ये है सॉरी ये है मिथाइल है, C डबल बॉन्ड H है और इधर फिनाइल है, ठीक है। इस पे रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का, तो ये यहां रिएक्ट करेगा, ये यहां रिएक्ट करेगा, CH3 CHOH बन जाएगा, CH3 सॉरी CH3 है यहां पे ना। तो देखो और यहां पे CH3 आएगा ना, COH CH3 ऑलरेडी था, CH3 ने अटैक करा तो ये बना। तो दो इस कार्बन पे जो बना है वो कार्बन जो है वो कायरल नहीं है, एक कायरल है, 2 सेम ग्रुप हैं, तो सिर्फ इसकी वजह से कायरलिटी होगी, और ये सिर्फ एक ही ऑप्टिकली प्योर कायरल दिखा रहा है, एक ही टाइप का दिखा रहा है, ठीक है, दोनों टाइप का नहीं दिखा रहा, तो ऑप्टिकली प्योर कायरल होगा, ना ही डायस्टीरियोमेरिक और ना ही रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि हमारे पास ये जो C डबल बॉन्ड पे CH3 है उसके कारण अगर ये डिफरेंट होता, इससे ये दोनों डिफरेंट होते तो वो कायरल बनता, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसने बोला है कि मेरे पास एक कीटोन है, अब इस कीटोन में ये कार्बन तो एसिडिक है और ये कार्बन जो है वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है, ये कार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि इस पे जो H होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, बट ये वाला कार्बन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है। और LDA जो है वो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन होता है, जिसमें हमारे पास ऐसा बनेगा N ये और इधर माइनस La+। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमीन करके एक बेस होता है, ये बेस जो है ये खुद स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये H+ वहीं से निकालता है जहां पर स्टेरिकली हिंडरेंस कम हो, तो मतलब CH3 CH CH3 O CH2 नेगेटिव। अब ये CH2 नेगेटिव जो है बेंजल्डिहाइड जो दिया है उसने उस पे जाके अटैक करता है कार्बन आयन, और हमारे पास बनता है CH CH3 CO CH2 CHOH फिनाइल, ठीक है, ओके, ये बन जाएगा अपने पास, क्लियर है ये चीज। लेकिन अगर मैं बात करूं अब दूसरी साइड की, तो ये है ट्राइथाइलमीन। ट्राइथाइलमीन क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये कम हिंडर्ड होता है, तो ये यहां से जो मोर एसिडिक है उसको निकालेगा और अब जाके बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, तो अपने पास CH3 C CH3 CO CH3 CHOH फिनाइल,
ये बन जाएगा। तो अगर आप आंसर देखोगे तो फर्स्ट तो अपने पास ये है और सेकंड ये है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या से क्या बनाना है, क्या से क्या हो गया, ये बन गया। बताओ कौन कौन से स्टेप किस किस ऑर्डर में यूज करें रिएजेंट्स को कि हमारे पास ये बन जाए। तो अगर मेरे को नाइट्रेट मतलब बेसिकली मुझे मेटा पे लेके जाना है, तो मेटा पे ले जाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी सही है, नाइट्रेशन भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप सल्फ्यूरिक एसिड का है, ठीक है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड से उसने क्लोरीन डाला तो मेटा पे चला जाएगा क्लोरीन, बिल्कुल सही है। फिर उसने एमजीन ड्राई ईथर किया, बट उसका कोई फायदा नहीं था ना, इससे क्या ही हो जाएगा, उससे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा जो कि हमें चाहिए ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है क्लोरीन पहले ऐड कर दिया, लेकिन वो भी सही नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन ऐड करने के बाद पैरा पे जाएगा ना कि मेटा पे। मेटा पे लाना है तो पहले नाइट्रेशन करना पड़ेगा, तो पहले हमने क्या किया, नाइट्रेशन किया, बिल्कुल सही है। पहले मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन से नाइट्रेशन कराया और नाइट्रोबेंजीन बनाया। अब नाइट्रोबेंजीन को फोर्थ रिएजेंट क्या है, फोर्थ है H2 कैटलिस्ट। H2 कैटलिस्ट इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा NH2 में, जो कि हम नहीं चाहते। हम तो पहले क्लोरीनेशन कराएंगे ना, तो मतलब सेकंड कराना पड़ेगा, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एक बार कंफर्म करना है तो कंफर्म भी कर लेंगे। मेटा पे क्लोरीनेशन आ गया। अब फोर्थ स्टेप में Na क्या कर रहा है, वो H2PT कैटलिस्ट, तो वो NH2 बना रहा है, इसको NH2 बना दिया। अब वो क्या कर रहा है, इसका डायजोटाइजेशन करा रहा है, मतलब ये तो खुद आ जाना चाहिए अब आपको, मतलब इतना तो हम खुद से बनाते ही हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये डल गया, फोर्थ डल गया, फिर थर्ड हो गया, नाइन्थ सेंडमेयर टाइप रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, तो आंसर इज डी। कन्वर्जन करा लिया ऑर्गेनिक का आपसे, ठीक है ना। बोला है एक कैटालिटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, DU1 है इसका, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहा है और एक कायरल प्रोडक्ट दे रहा है ये, मतलब जो DU1 है वो डबल बॉन्ड की वजह से है, ये अल्केन बन रहा है। तो आपको कायरल हाइड्रोकार्बन बताना है जो ऑलरेडी ये था, ये कायरल था, ये कायरल था, ठीक है। तो आप क्या करो ना, डायरेक्ट बना के देख लो, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स इनको बना के देख लो, इजी रहेगा, फटाफट जाएगा। सिस 2 हेक्सीन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 2 हेक्सीन है अपने पास, तो CH3 इस तरफ होगा, लेकिन कायरलिटी नहीं आई ना, कायरलिटी का है तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर 3 मिथाइल 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5 2 और ये 3, लेकिन कायरलिटी तो यहाँ भी नहीं आई। सेम अगर मैं 4 पे लगा दूं, कायरलिटी यहाँ भी नहीं आई क्योंकि 2 2 मिथाइल हो गए, तो मतलब यही पॉसिबिलिटी होगी कुछ, 1 पेंटीन 3 मिथाइल, ये कायरल है। और जब इसको हाइड्रोजनेट कर देंगे तो ये बनेगा, कायरलिटी चली गई क्योंकि दोनों तरफ इथेन हो गया, तो आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपाउंड दिया है, ये बाइसाइक्लो, ये कंपाउंड दिया है, इसको अगर मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ दिया है, मतलब थोड़ी सी साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेसिकली ना, हेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का ना। अच्छी शक्ल बन नहीं पा रही, ये बन गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये अपने को क्या बोला है इसमें, बाइसाइक्लिक कीटल टाइप कुछ है ना। आपको बताना है इसका ओपन चेन कीटोडायोल क्या होगा। कीटोडायोल मतलब एक कीटोन होगा और 2 OH होंगे। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इसको हाइड्रोलाइज कराना है, तोड़ दो, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, ठीक है। तो ये जो OH OH एक कार्बन पे है कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैसा बनेगा देखो, ये कार्बन, ये इधर ऐसा, ये अपनी तरफ से कार्बन बढ़ा मत देना, ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, OH OH, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ बनेगा। तब देखो कहाँ बन रहा है ऐसा कुछ, इथाइल हो पहले, फिर 4 पे मिथाइल हो,
फिर 6 पे मिथाइल हो, फिर 7 पे OH हो, फिर 8 पे OH हो। ये बी वाला बन रहा है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो हो क्या रहा है, कोई एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है ऐसा कुछ होगा, उसका कंप्लीट कंबशन कराया, CO2 बनाया और पानी बनाया, और इसकी रिएक्शन जब NaOH से कराई तो RCONa और वाटर बनेगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराया। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है इसके इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर है। इक्विवेलेंस ऑफ RCOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, और क्योंकि इन दोनों का n फैक्टर 1 है तो मोल्स बराबर हो जाएंगे। इसके मोल्स निकालेंगे मिलीमोल्स, 10 इंटू 1/10 इंटू 1/1000 भी कर लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। और इसके गिवन मास बाय में मोलर मास, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास जो है वो 122 ग्राम आएगा। अब ना आपको कुछ और चीजें भी दी है कि इसका 0.11 ग्राम जब कंबस्ट करेगा तो इसका 0.252 बनेगा, इसका 0.044 बनेगा। उससे आप मोल्स वगैरह निकाल के इस रिएक्शन को बैलेंस करके भी कर सकते हो। लेकिन इतना करने की जरूरत क्यों है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे वहां पेपर में? हमें 2 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं भाई। तो मैं ABCD जो है इन ऑप्शन से कर लेती हूँ डायरेक्ट। मोलर मास तो आ गया है 122, आ गया है ना 122, ठीक है। तो या तो आप सबका मोलर मास निकाल लो, इसका निकालोगे 84, हाँ 84, 6 90 90 और 32 122 है ना। इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक ज्यादा ही आएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन ज्यादा ही है, और इसमें कमी आएगा 72 + 7 32, 7 to 9 to 11 111, इसमें भी कमी आएगा। तो आंसर कितना हो गया, ए हो गया। डायरेक्ट बता सकते हैं सिर्फ इतने से, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपनी मोल कंसेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है अंडरलाइंड हाइड्रोजन्स की। ये है अंडरलाइंड हाइड्रोजन, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। यहां पर हो क्या रहा है, अपने पास ये है, पड़ोस में G लगाए हैं, ये जब -M होते हैं दोनों तो बीच वाले कार्बन को एक्टिव मिथिलीन बोलते हैं और ये एसिडिक हो जाता है। अब जितनी ज्यादा -M की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब यहाँ पर एक तो एस्टर लगा है, कीटोन लगा है, और हमें पता है कीटोन की -M ग्रुप की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस्टर। अरे इतना तो पता है तुम्हें, -M का ऑर्डर लिखते ही हैं हम लोग GOC में। तो अब देखो यहाँ 2 कीटोन लगे हैं, तो -M सबसे ज्यादा है, -M सबसे ज्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो 4th की सबसे ज्यादा है। फिर यहाँ एक कीटोन लगा है और एक एस्टर लगा है, तो फिर इसकी हो जाएगी। यहाँ सिर्फ एक कीटोन लगा है और यहाँ 2 एस्टर, तो 2 एस्टर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एक कीटोन, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कि एक पैराक्लोरोएनिलीन है, उसकी रिएक्शन हमने कराई CH3COCl से पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो NHCOCH3 बना, एसिटेनोलाइड बोलते हैं इसको। बोला है ये 94% बना है, मतलब 94% अमीन रिएक्ट हुआ है, और ये 6% अभी भी है। तो मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए क्या किया जाए, तो देखो मिथाइल आयोडाइड से तो कुछ होगा नहीं, दोनों ही रिएक्ट कर जाए शायद, है ना। वॉशिंग एन ईथर सोल्यूशन ऑफ क्रूड प्रोडक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन, NaCl से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्रूड प्रोडक्ट को एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दूं ईथर सोल्यूशन, देखो ईथर प्लस एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस H2SO4, तो एक्वस H2SO4 से कौन रिएक्ट कर जाएगा, ये कर जाएगा, बेस और एसिड सॉल्ट बना लेंगे, और ये रिएक्ट करेगा नहीं, ये बेसिकली क्या करेगा, ईथर में चला जाएगा, तो ईथर में एसिटेनोलाइड आ जाएगा और एक्वस H2SO4 में एनिलीन क्लोराइड आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल ले रहे हैं, 3 टर्शी ब्यूटाइल ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं ना, हाँ ब्रोमिनेशन करा रहे हैं,
और आयोडीनेशन करा रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन का साइज कम होता है और फिनॉल के साथ वो ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट दे सकता है, तो ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट दे देगा और टर्शियरी ब्यूटाइल भी प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा लगेगी नहीं क्योंकि क्लोरीन छोटा है, लेकिन ब्रोमीन बड़ा है साइज में, तो ये जो टेट्रा है टर्शियरी ब्यूटाइल है और OH है, ब्रोमीन को नहीं आने देंगे यहाँ पर, सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूशन होगा, और आयोडीन को तो ऑर्थो पे भी नहीं आने देगा, अपने यहीं बैठा के रखेगा बस। तो अपने पास आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने पास क्या आएंगे, मल्टीपल करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। देखो ये भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही है, इसमें हमें A से E का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और बोला है कि कौन कौन से ग्रुप चेंज हो रहे होंगे, मतलब ग्रुप बताना है ना अपने को, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा चेंज हो रहा होगा। तो अगर मैं इसका DU निकालूं 1 आएगा, है ना, और इसका DU भी 1 आएगा, और इसका DU अपने पास 2 हो जाएगा, ओके, और इसका DU 0 हो जाएगा, और इसका 3 4 4 माइनस DU 0 होगा, मतलब ये एल्केन टाइप कुछ बन चुके होंगे ना। अब हो क्या रहा है, अब देखो अगर DU 1 है तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो COH 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 CONH2 हम लोगों को ऑप्शन का भी सहारा लेना होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा क्योंकि वही अमोनिया से रिएक्ट करेगा, अमाइड तो करेगा नहीं, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो ये अमाइड का फॉर्मेशन करेगा, जब हमारे पास एसिड होता है तो एसिड जो है रिएक्शन करता है एक्सेस अमोनिया के साथ, पहले तो सॉल्ट वो बनाता है, सॉल्ट बनाता है, फिर हीट करने पे एमाइड का फॉर्मेशन करता है, तो बी क्या होगा, एमाइड। तो इसमें ए और बी ऑप्शन गलत हो गया, सी आ गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अगर लिखनी है रिएक्शन लिख लो, P2O5 डालेंगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर रिमूव करता है, साइनाइड बनाता है, DU2 हो गया। इसकी अगर मैं मेटल रिडक्शन कर दूं तो RCH2NH2 बन जाता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं तो दोबारा मेरे को RCOH प्लस अमोनिया मिल जाता है, जो कि ए बताया है उसने, ठीक है। अब जो ये RCH2NH2 बना है, इसमें अगर डायजेटाइजेशन रिएक्शन कराओगे तो डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल नहीं होता, इसलिए अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है, यही तो हो रहा है, तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऑर्गेनिक का कन्वर्जन है। देखो ऑर्गेनिक की कन्वर्जन से क्वेश्चंस आए हैं, अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक की कन्वर्जन ही बोल रहा है बार बार वो, नाइट्रो पैरा टोलुईन जा कहाँ रहे हैं हम, पैरा आइडोबेंजोइक एसिड। ऑफ कोर्स ही बात है CH3COH में कन्वर्ट हो रहा है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं एक स्टेप में देखूं, ब्रोमीन इन FeBr2, ब्रोमीन लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ कहीं लगेगा, लेकिन ब्रोमीन लगने से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो पैरा पे चेंज चाहिए ना, मुझे तो उन्हीं ग्रुप को हटा के लेके आना है। फिर इसमें ये दोनों ऑप्शन गलत, H2PT करेंगे तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि फिर बाद में I2 तो कहीं है ही नहीं ना, ब्रोमीन लगा रहा है, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो D होगा। D में क्या कर रहा है, KMnO4 हीट करके एसिड बना रहा होगा, वो एसिड जब आपने PT निकल डाला होगा तो ये NH2 बन रहा होगा। अब इसमें डायजेटाइजेशन रिएक्शन हो रही होगी और फिर इसमें KI डालने पे ये बन रहा होगा, आयोडीन आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है भी यहाँ से। फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव प्लॉट। देखो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक प्लॉट दिया है एक्स और वाई का, और ये स्ट्रेट लाइन है विद नो इंटरसेप्ट। आपको बोला है कि कौन सा पॉसिबल है, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R0 माइनस R, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लिखें तो रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू R0 माइनस KT, यही होता है। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ऐसा बनाना पड़ेगा R0 माइनस R इज इक्वल टू KT, तब जाके इंटरसेप्ट जीरो होगा और स्लोप जो है प्लस रहेगा।
तो मतलब ये पहला तो गलत हो गया, ए तो बी वाला पहला सही है। दूसरा देखते हैं, ये इनिशियल रेट की जगह रेट होना चाहिए था। हाँ, इनिशियल रेट मतलब रेट जो है वो क्या होता है, के इंटू आर नॉट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 1। तो ये रेट और आर नॉट का अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा विद नो इंटरसेप्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सही है ये स्टेटमेंट। फिर उसके बाद सी की बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट और आर के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, रेट आर पे डिपेंड करता ही नहीं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं, जीरो के लिए कांस्टेंट रहता है, तो सी गलत हो गया। टी हाफ और आर नॉट, देखो टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर के लिए आर नॉट डिवाइड बाई 2 के होता है, तो 1/2 के स्लोप हो जाएगा, तो ये तो सही है। फिर अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो k इज इक्वल टू 1/t ln आर नॉट बाई आर होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो अपने पास kt स्ट्रेट लाइन आएगा विद नो इंटरसेप्ट, तो ये भी सही है। तो डी आंसर, बी और डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स का है, ग्राफ चेंज करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दिया है, अगर मैं ए बी से सी चलूं तो ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर, टेम्परेचर आइसोथर्मल है। सी से ए जाए तो कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबारिक है, ठीक है। और टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, यहाँ टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा होगा। इसकी बात करूं ए से बी आइसोकोरिक है, प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग। अब देखो, अब मुझे पहले तो ए से सी क्या चाहिए, आइसोबारिक। तो इस केस में ए से सी आइसोबारिक है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, बिल्कुल है। अब हमारे पास सी से ए जाने पे वॉल्यूम घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक, बिल्कुल है। प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा होगा, तो ये भी सही है। ये वाला बी से सी जो है वो आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, नीचे आ रहे हैं ना, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं, तो ए ऑप्शन अपने पास सही है, ए कन्वर्जन सही है। अच्छे से आना चाहिए, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ए से बी आइसोकोरिक है, तो यहाँ भी आइसोकोरिक है, बट ए से बी जाने पे प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, सही है। बी से सी जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, बट यहाँ तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो बी गलत हो गया। ए से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए से बी बिल्कुल कांस्टेंट है, और ए से बी जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी से सी जा रहे हैं तो आइसोथर्मल है, बिल्कुल है, और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा होगा, ये भी सही है। ए से सी से ए जाने पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिक रहेगा, और क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, तो सी भी सही है। डी में देखें तो ए से बी जाने पे आइसोकोरिक है, और ए से बी जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। बी से सी आइसोथर्मल है, बिल्कुल है, लेकिन बी से सी वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो ये गलत है, तो आंसर इज ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केएसपी का क्वेश्चन है ये अपने पास। क्या दिया है, अपने पास SrF2 है, इसको जब हम देखेंगे तो ये बनेगा। अब अपने पास Sr2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल वॉल्यूम अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो 0.01 का हाफ हो जाएगा, और F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.001 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब Sr2 प्लस F माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QSP होगा। तो जब QSP सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2, 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, यही होगा ना, 4 नहीं होगा ना, 8 होगा, तो 0.125, तो 12.5 इंटू 10 की पावर -10, जो कि KSP से ज्यादा है, KSP अपने पास इतना है, तो QSP जब KSP से ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो ए स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही आपको बी स्टेटमेंट सॉल्व करनी पड़ेगी, डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो सॉल्व करनी है। BaF2 दिया है, Ba2 प्लस और F माइनस में टूटेगा, कॉन्सेंट्रेशन वही हाफ हो जाएगी, तो QSP निकालेंगे, तो 10 की पावर -4 का 2 इंटू
10⁻² का 2 का स्क्वायर, तो -4 डिवाइड बाई 8, तो वही 1.25 इंटू 10, 12.5 इंटू 10⁻10 कुछ आएगा ना, लेकिन ये वैल्यू फिर भी कम रहेगी ना, 10⁻, वो 10⁻7 है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके लिए, ये टूटेगा जब तो इसमें टूटेगा, तो अगर ये S है, ये 3S है, तो ये S इंटू 3S का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27S⁴। तो KS भी 27S⁴ है, सी स्टेटमेंट सही है। डी की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट टूटेगा तो 2 कैल्शियम 3 कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनाएगा, 2 फॉस्फेट बनाएगा, तो 3S और 2S बनाएगा, 3S का क्यूब और 2S का स्क्वायर, 108S⁵ होगा, जो कि यहां नहीं है, तो आंसर इज ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंडलिच आइसोथर्म की अगर मैं बात करूं तो N2 गैस जब एड्सॉर्ब होगी पर ग्राम ऑफ सिलिका सरफेस, तो टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, नहीं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन थोड़ा ना बढ़ता है, घटता है भाई। ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ ऐसा आता है x/m और t का, तो गलत है स्टेटमेंट। आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर S सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का और A और mm की बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो मास एड्सॉर्ब्ड एंड मोलर मास ऑफ एड्सॉर्बेट रिस्पेक्टिवली। देखो वैसे तो ना थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, क्योंकि हम S सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे, हम तो वॉल्यूम की बात करेंगे ना, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना, मानते हो आप भी। तो अगर अब देखो वैसे तो फॉर्मूला सही है, ये वैसे तो फॉर्मूला सही है अगर ये सरफेस एरिया लेके चलता है, बट अगर हम 3D स्ट्रक्चर लेके चलें तो ना माने तो नहीं भी होगा। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फिजियोसॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास विल बी द सेम फॉर 2 डिफरेंट गैसेस, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अरे भाई नेचर ऑफ गैस पे एडसॉर्प्शन डिपेंड करता है ना, अगर 2 डिफरेंट गैस मान लो, मैं एक SO2 ले लूँ, एक अमोनिया ले लूँ, तो अमोनिया की लिक्विफिकेशन ज़्यादा इजीली हो जाता है, तो अमोनिया का एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा ना एज कम्पेयर टू SO2, तो ये गलत है। H2 का निकल सरफेस पे एडसॉर्प्शन जो है वो EA इतना होता है, उसे केमिसॉर्प्शन बोलेंगे, बिल्कुल सही है, केमिसॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 40 to 200 के अराउंड जो EA रहता है वो इसमें आ जाता है केमिसॉर्प्शन में। देखो बोला है KMnO4 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, Mn2O7 बना लेगा, KF2SO4 प्लस वाटर समथिंग बन जाएगा। Mn2O7 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बनेगा, ये Y बना है। बोला है कंपाउंड Y जो है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन से बन रहा है, बिल्कुल ये H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। Y में जो Mn है वो ऑक्टाहेड्रल है, नहीं टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड है। Y जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है, बिल्कुल है। MnO बॉन्ड है, बिल्कुल है, ACD आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फ्रैंकल होता क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायन या एनायन अपनी जगह से उठ के इंटरस्टिशियस साइड में चला जाता है, और चारों तरफ उसकी अगर केटायन गया है तो एनायन होंगे, और एनायन गया है तो केटायन होंगे, तो ए स्टेटमेंट अपना सही है। AgCl की इंट्रैक्शन भी क्या होगी, कोवलेंट होगी। अब SrCl2 अगर हम ऐड कर रहे हैं NaCl में, तो देखो जब हमारे पास Na+ है, मान लो मेरे पास ये साइड्स है, Na+ Cl-, कलर चेंज कर देते हैं ना, रेड जो है वो Na+ है, रेड जो है वो Na+ है, और जो बच गया वो Cl- है। तो जब मैं इसमें Sr2+ का सब्स्टिट्यूशन कराऊं, Sr2+ दो पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो यहां पर मान लो Sr2+ आ गया Na+ की जगह, तो वो इसको खाली कर देगा, यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहां वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये क्या हो गई, वैलेंसी क्रिएट हो गई।
और ये क्या आ गया, Sr2+ आ गया, क्योंकि दो Na+ को एक Sr2+ जो है वो रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर पहले NaCl था तो अब Na में से एक में से 2x जाएगा, 2 जाएंगे, और उसकी जगह Sr जो है वो x आएगा, जिसकी जगह वैलेंसी जो V है वो x क्रिएट होगी, और यहां पर Cl आ जाएगा। तो यही लिखा है, शायद यही लिखा है ना, यही लिखा है, तो B भी सही है। शॉर्टकट इफेक्ट डिक्रीज करता है डेंसिटी, तो ये गलत है, तो आंसर A और C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EBDT के बारे में बोला है। EBT क्या होता है, इरियोक्रोम ब्लैक टी होता है, ये इंडिकेटर होता है जो कि काम आता है कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस में। जैसे आप लोग एसिड बेस इंडिकेटर में फिनोफ्थलीन को यूज करते हो, वैसे ही यहां पर ये EBT कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस में काम आता है। अब देखो, इसमें बोला है कि अगर pH 10 पे कैल्शियम की एस्टिमेशन करना है तो ये EBT पिंक कलर देगा, और इसका स्ट्रक्चर हमें ये दिया है। अगर सॉल्यूशन का pH 10 है तो बताओ EBT का कॉम्प्लेक्स जो है Ca2+ के साथ कैसा बना होगा। देखो, अगर pH 10 है तो ऑफकोर्स ही बात, आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये OH जो है ये H+ में हो जाएंगे, यहाँ पर ये H ये हो जाएगा, O- बन जाएगा ना बच्चा, बनेगा ही, वो तो ऑफकोर्स ही बात है। और PK2 PK3 इसलिए तो दिया है उसमें कि वो ये बता सके, अच्छा वो ये बता सके, है ना। और PK1 इसका था SO3H का, जो ऑलरेडी Na+ के साथ बैठा है। तो देखो, अगर डिसोसिएशन होगा EBT का तो कैल्शियम जो है वो SO3- के साथ बाइंड करेगा 1:2 कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता, वो इसके साथ बाइंड करेगा, इधर ये बनेगा और 1:1 कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस इज रॉन्ग। बोथ सल्फोनेट एंड नाइट्रो ग्रुप आर इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, गलत है। EBT बाइडेंटेट की तरह एक्ट कर रहा है डायनाइनिक स्पीशीज के साथ, नहीं, ये भी सही नहीं है। देयर इज अ मिक्सचर, देखो इसने क्या बोला है, EBT बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सही बात है, कर रहा है वो कैल्शियम के साथ, लेकिन एजाइड नाइट्रोजन से थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कैल्शियम 2+ विद EBT एक्टिंग एज बाइडेंटेट एंड ट्राइडेंटेट, बिल्कुल, ये तो बाइडेंटेट की तरह भी कर सकता है और इसके साथ रिएक्ट करने पे ट्राइडेंटेट की तरह भी कर सकता है, तो आंसर डी इज करेक्ट। इसके लिए कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से डिफरेंट आया है जेई में, जेई का आपका सिलेबस है उससे थोड़ा डिफरेंट था ये EBT कॉम्प्लेक्स, ये आपको कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस पढ़नी पड़ती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब देखो, ये दिया है हमें EI3 दिया है, मतलब PI3 दिया है, ASI3 दिया है, SBI3 दिया है। बोला है ये कंपाउंड्स जो हैं ये कोवलेंट हैं, बिल्कुल तीनों कंपाउंड कोवलेंट हैं, तो ए स्टेटमेंट सही है। PI3 जो है वो हाइड्रोलिसिस के ससेप्टेबल है, बिल्कुल है, बनाता है ये H3PO3 + HI, तो ये भी सही है। SBI3 का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ये गलत है क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा में ये बोलते हैं कि ASI3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो दिस इज रॉन्ग। ASI3 में लीस्ट रिपल्शन है, नहीं, SBI3 में लीस्ट रिपल्शन होंगे क्योंकि SB जो है वो बड़ा है साइज में, जिसके कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शंस कम होंगे, तो ये भी गलत है, तो आंसर इज A एंड B। देखो, ये आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं और पूछा है हाइड्रेट किसका मैक्सिमम बनेगा, तो देखो ये आपने पढ़ा भी होता है, जब हम इसका हाइड्रेट बनाएंगे बीच में, ये हम लोग GOC में पढ़ते हैं, हाइड्रेट मतलब नहीं, GOC में तो नहीं, हाइड्रेट का फॉर्मेशन केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ते हैं, तो यहाँ दोनों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, किलेट बन रहा है, 2-2 रिंग बन रही है 5 मेंबर्ड, तो ये अपना हाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। CCl3 CHO, अरे ये तो फेमस ही है क्लोरल हाइड्रेट के नाम से, इसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि नहीं होती है लेकिन इसमें होती है। और यहाँ पर क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर ये हाइड्रेट बनाएगा तो sp3 बनाएगा, जिसके कारण इसमें रिंग स्ट्रेन जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए ये भी कर जाएगा, बट इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो आंसर इज A एंड B C। नेक्स्ट है सुक्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, सॉरी पायरनॉस स्ट्रक्चर दिया है शुगर का, इसलिए मेनोज है बेसिकली।
पूछा है क्या ये दो एनोमेरिक फॉर्म में करेगा? देखो ये OH जो है वो अल्फा भी शो कर सकता है, बीटा भी, तो उनको एनोमर्स बोलते हैं, तो ये सही है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, ये बॉन्ड टूट के टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिड्यूस हो जाएगा। पेंटा ओ मिथाइल डेरिवेटिव, जब मैं यहां पर CH3 1 2 3 4 5 ये एसिटल बन गया, और एसिटल नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो ये भी सही है। आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में शुगर के लिए पढ़ा है, सॉरी ग्लूकोज के लिए पढ़ा है, यहाँ पर मेनोज के लिए, लेकिन है तो चीजें सेम ही ना। क्या ये एक्वस सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा, NaBH4 के साथ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कीटोन्स को वो रिड्यूस करता है, तो आंसर डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन अमीन्स के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। देखो पी की रिएक्शन जब हम डायज़ोटाइजेशन कराते हैं और इस टेम्परेचर पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं तो बिल्कुल इजीली बन जाता है, स्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एलिफेटिक अमीन है, इसमें स्टेबल नहीं बनता, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पी और क्यू दोनों अनस्टेबल नहीं देते, ये स्टेबल देता है, ये अनस्टेबल देता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सारे अमीन्स HCl से रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक देंगे, बिल्कुल सही है। एसिड प्लस बेस रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन, जब हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड से कराते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ बनता है, अरे बनता है ना, ठीक है। अब इसको NaOH में सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, बट उसने बोला है सॉल्युबल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और Q की सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी, सही है। एलिफेटिक अमीन है, सब एरोमेटिक अमीन है, तो इनकी बेसिसिटी कम होगी, एलिफेटिक अमीन की ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन है। आपको अगर रिएजेंट याद है तो बता सकते हो आप। आपने बोला है सेलेक्टिव रिडक्शन करना है कीटोन का अल्कोहल में, जिसमें डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। NaBH4 कर देता है, बिल्कुल करता है, इसका तो काम ही है ये करना। LiAlH4 नहीं ले सकते, तो देखो उसने बोला है कौन सा हम नहीं ले सकते, तो NaBH4 तो ले सकते हैं, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। B को नहीं ले सकते क्योंकि वो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और इसको भी एल्केन में रिड्यूस कर देगा। डाइबल H को नहीं ले सकते क्योंकि वो किसी को रिड्यूस नहीं करेगा, और अगर हाई टेम्परेचर पे ले लेंगे तो कीटोन और एसिड दोनों को रिड्यूस कर देगा। और P2H6 को भी नहीं ले सकते, तो आंसर इज B, C एंड D। आई थिंक दिस इज क्लियर। देखो हमने टोटल जो 60 क्वेश्चंस कल आए थे पेपर में सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारे पास पेपर 1 का 27 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।